तो अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें एंटायर, तो उसमें कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के, और वो है, अगर आपने इंडेक्स में ऐड होने के बाद अगर पोजीशंस को होल्ड की तो अगले 2 महीने तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपको वी शेप्ड में दिख रहा है। बुल्स को भी कंफ्यूज कर रहा है, बेयर्स को भी कंफ्यूज कर रहा है। तो ये क्लियरली हमें दिखा रहा है जो डिक्लाइनिंग प्रीमियम्स हैं ये हमें इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप FIIs की इंडेक्स की पोजीशंस को देखें तो वहां पे अलग ही कहानी देखने को मिल रही है। जहां से वापस वो न्यू हाईज को टच कर लेता है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमें सर ये ट्रम्प भाई साहब पागल वागल तो नहीं हो गए? मतलब अचानक से ऑटो सेक्टर पे 25% का टैरिफ लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि किसी देश का प्रेसिडेंट है या तो हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, ये काफ़ी सरप्राइजिंग है। हालांकि उन्होंने क्लूज़ दिए थे कि कुछ सेक्टर स्पेसिफिक वो टारगेटेड टैरिफ्स लगाएंगे, लेकिन अप्रैल 2 नज़दीक ही था और अलग से इसकी घोषणा करने के पीछे क्या उनका मोटिव था मुझे नहीं पता। और ये जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया हुआ है, ये सिर्फ इंडिया तो छोड़िए, USA के जो ऑटो मेकर्स हैं वो भी परेशान हैं, और लगभग हर कंट्री के हेड्स ने इसका उन्होंने जो है रिएक्शन दिया है। कनाडा बोलिए चाहे जापान बोलिए, और सब लोग सरप्राइज्ड हैं कि ये अचानक से कैसे आ गया। और अगर हम अपने एक्सपोर्ट्स की बात करें तो करीब हम $77 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से करीब $2.6 बिलियन हम ऑटो का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये साइजेबल है, ये हमारे मतलब बड़े एक्सपोर्ट सेगमेंट्स में आता है। तो इसका इम्पैक्ट भी हमारे कंपनीज पर पड़ेगा और हमारे GDP पर भी पड़ेगा। पर सर ऑटो में हम उनको कहाँ बाइक और कार वगैरह बेचते हैं जो हमें टैरिफ का असर होगा? हाँ, हम देखिए इंडिया से डायरेक्टली ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत ही कुछ 2-4 मतलब बहुत माइन्यूट परसेंटेज ट्रैक्टर्स हम करते हैं, कुछ हेवी व्हीकल्स करते हैं, और छोटी मोटी हो सकता है कार्स भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें एंटायर, तो उसमें कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ एक कंपनी को छोड़ के, और वो है टाटा मोटर्स। क्योंकि टाटा मोटर्स का जो JLR बिजनेस है उसका 1/3 रेवेन्यू USA से आता है। USA में काफ़ी पॉपुलर है वो कार्स, और करीब मुझे लगता है 22-23% रेवेन्यू उनका USA से आता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 6 महीनों में टाटा मोटर्स के शेयर में करीब 30% की गिरावट हो गई। एक तो स्टॉक ऐसे ही ओवर वैल्यूड था, और इन टैरिफ्स की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी ऑटो कंपनी को इम्पैक्ट पड़ा है तो इस कंपनी को पड़ा है। नाउ ऑटो मेकर्स की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं उनका साइजेबल मार्केट है USA, और उनका नंबर 1 मार्केट है एक्सपोर्ट का USA। तो करीब हम $1.6 बिलियन के करीब के ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो पार्ट्स हम USA को एक्सपोर्ट करते हैं, और उसका इम्पैक्ट इन कंपनीज के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, जिसमें से लीडिंग कंपनीज जो हैं वो हैं भारत फोर्ज, सोना BLW, और इनका करीब 30-40% रेवेन्यू USA से ही आता है। अगर हम इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो करीब 1-1.5% का इनके प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा, जो लार्जेस्ट हिट कंपनीज होंगी वो भारत फोर्ज और सोना BLW टाइप की कंपनीज होंगी, जिनका ज़्यादातर डिपेंडेंसी जो है वो US मार्केट्स पर ही है, और मेजर एक्सपोर्ट मार्केट उनका वही है। तो सर क्या ओवरऑल ऑटो सेक्टर संकट में है अभी? वेल, संकट देखो बहुत ये सब्जेक्टिव वर्ड है, इसको हम संकट का क्या मतलब है। अगर हम देखें क्या ऑटो सेक्टर कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक मार्केट काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू जो एक्सपोर्ट मार्केट है, तो डोमेस्टिक मार्केट को भी वो सर्व करेंगी, तो भी उनका धंधा तो चलता रहेगा।
कितना हिट पड़ेगा अगर हम इसकी बात करें तो करीब 650 मिलियन डॉलर्स का इन पर इम्पैक्ट पड़ेगा इन टैरिफ्स का, जो कि करीब करीब बनता है 25%। तो उनके टोटल सेल्स का 25% इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात है कि क्या वो जो इम्पैक्ट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पर हिट पड़ेगा, और अगर वो कस्टमर को पास ऑन करेंगे तो फिर जो है डेफिनेटली उनके सेल्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वो भी अब देखो स्ट्रेटजाइज करेंगे तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन देखो इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और वर्ल्ड में इतने सारे मार्केट्स नहीं हैं आपके लिए खुले हुए कि ठीक है जी यूएसए में नहीं बेच पा रहे तो हम कहीं और बेच देंगे। आपने इतने सालों से एक मार्केट बनाया है और वहाँ पर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई है, और फिर एक नया मार्केट खोजना मुझे लगता है कि इसके लिए वक्त लगेगा। तो संकट में है या नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि संकट में है, लेकिन डेफिनेटली अगले कुछ क्वार्टर्स तक इसका इम्पैक्ट उनको झेलना पड़ेगा और स्टॉक प्राइसेस उनके प्रेशर में रहेंगे। सर जैसे पहले आपने कहा है ऑलरेडी कि दो सेक्टर्स हैं जिन पे अप्रैल 2 के बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, जैसे कि सबसे पहला ऑटो, दूसरा सेक्टर है फार्मा। अब सर इनके अलावा और कोई सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर असर हो सकता है इस चीज़ का? हाँ, और भी कई सेक्टर्स हैं जिन पर इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया, अपैरल्स हो गया, रिफाइंड पेट्रोलियम है, जिससे वो आपके जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, रबर होता है, पेट्रोलियम के जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, इन सभी सेक्टर्स पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट जो रिफाइंड पेट्रोलियम है वो नंबर 1 उस पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और कुछ एनालिस्ट लोग का ऐसा कहना है कि अगर 10% यूएसए टैरिफ लगाता है तो करीब $6 बिलियन का इम्पैक्ट हमारे एक्सपोर्ट्स पर होगा। तो ये काफ़ी साइजेबल है। और अगर हम देखें तो जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम, इसका अगर एक्सपोर्ट का जो इम्पैक्ट टैरिफ्स का इस पर पड़ेगा करीब 2.5 बिलियन डॉलर्स का पड़ेगा। अपैरल्स, काफ़ी सारे कपड़े इंडिया से यूएसए जाते हैं, उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, $1 बिलियन का पड़ेगा। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसका इम्पैक्ट अगर आप देखिए हमारी इकॉनमी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हमारे फॉरेक्स पर पड़ेगा, और साथ में कहीं ना कहीं वो उनके स्टॉक प्राइसेस और मार्केट पर भी इम्पैक्ट लाएंगे। सर जोमेटो और जियो फाइनेंस ये दोनों आ रहे हैं अभी एंट्री मारने निफ्टी 50 में, तो सर इनको खरीद सकते हैं क्या? देखिए क्या है कि इंडेक्स में हर साल चेंजेस होते हैं, और अब जो चेंजेस हो रहे हैं तो इन दोनों स्टॉक्स को उसमें डाला जा रहा है, जोमेटो एंड रिलायंस जियो फाइनेंस जो है, और जो हट रहे हैं वो है बीपीसीएल एंड ब्रिटानिया। अगर आप देखिए तो थोड़ा ये अम्यूजिंग है कि इन दोनों का अगर आप प्रॉफिट्स जोड़ेंगे जोमेटो और जियो का, तो वो 10% बनता है ब्रिटानिया और बीपीसीएल का। बट ये तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप से डिसाइड होता है कि इंडेक्स में कौन सा स्टॉक को आना है, कौन सा नहीं आना है। अब बात ये है कि क्या अभी इन पर हमें पोजीशंस लेनी चाहिए। देखिए कोई भी स्टॉक जब इंडेक्स में आता है तो जो पैसिव फंड्स होते हैं जैसे ईटीएफ्स वगैरह जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो उनकी मजबूरी है उसे बाय करना, और पूरा जो स्टॉक्स निकल रहे हैं उनको वो सेल करेंगे, इसको बाय करेंगे। तो इसके हिसाब से करीब 600 मिलियन डॉलर्स का इनफ्लो जोमेटो में आने वाला है, 300 मिलियन डॉलर्स का जियो में आने वाला है। अब लॉजिक ये बोलता है कि खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आप पास्ट का परफॉर्मेंस देखें वो क्या कहता है, तो पिछले 10 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि 60 to 70% ऑफ द टाइम्स जब स्टॉक्स इंडेक्स में ऐड हुए और आपने 2 महीने पहले जब न्यूज़ आई, पोजीशन बनाई, तो इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। और अगर आपने इंडेक्स में ऐड होने के बाद अगर पोजीशंस को होल्ड की
तो अगले 2 महीने तक 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ओके, नाउ टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्या हमें जियो और जोमेटो को खरीदना चाहिए बेस्ड ऑन दिस न्यूज़। तो अगर आपने 2 महीने पहले 3 महीने पहले पोजीशन बनाई है इस न्यूज़ के बेसिस पर, तो अभी टाइम है सेल करने का। और पास्ट डेटा क्या कहता है, अगर मैं इसे अगले 1 साल तक होल्ड करूं, पास्ट डेटा ये कहता है कि ऑन एन एवरेज 4% का रिटर्न मिलता है। क्योंकि देखिए, आपको मूव करना है बाकी लोगों से पहले, तभी आप बेनिफिट ले पाएंगे। अब तो ये हर किसी को पता है। तो फिलहाल के लिए अब पोजीशन बनाना ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। अगर इस न्यूज़ को प्ले करना चाहते हैं तो आपको 2 महीने पहले पोजीशन बनानी चाहिए। सर, एक सवाल आया है नीतीश जी की तरफ से, तो ये पूछते हैं, कैन योर पोर्टफोलियो बी एक्यूमुलेटेड इन 2025 इन SIP ऑफ अप्रॉक्स 3 lakhs per month or about 90,000 per week? Need to allocate approx 15 to 20 lakhs. What about exit? Will you also be sharing targets for each stock? ओके, देखिए अभी आपको पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करना है नहीं करना है, देखिए ये तो आपका डिसीजन है। हम आपके साथ अपना परफॉर्मेंस शेयर कर सकते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो लगातार प्रॉफिट में चल रहा है, इतनी गिरावट में भी वो प्रॉफिटेबल था और आज भी डबल डिजिट प्रॉफिट्स में है। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि क्या सिप मोड में आपको पोजीशन बनानी है, हम जनरली ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप सिप मोड में हमारे पोर्टफोलियो को के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करें। हमारा सजेशन रहता है कि आप उसे 3 इंस्टॉलमेंट्स में खरीदें। तो आप बेसिकली जब आप एंट्री कर रहे हैं तब से 50% के फॉल के लिए तैयार रहें। आप इस 50 को 30 भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट एंड कैपिटल अवेलेबिलिटी। अगर आपके पास 1 करोड़ का फंड है और आपने पोर्टफोलियो में 5 लाख लगाए तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो आपका रिस्क एपेटाइट कितना है उस हिसाब से करिए, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि हमें पेशेंट रहना चाहिए कंसिडरिंग द करंट मार्केट सिचुएशन, और 50% के फॉल के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस दौरान 3 इंस्टॉलमेंट्स में हमें खरीदारी करनी चाहिए। पहली अभी, सेकंड जब 20 से 25% का फॉल हो, जो कि क्वाइट कॉमन है करंट मार्केट सिनेरियो में, और फाइनल जब 50% जो है आपके स्टॉक प्राइसेस गिर जाते हैं। तो अपना डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। और जहाँ तक टारगेट्स की बात है, देखिए हम लोग इन्वेस्टिंग में टारगेट्स नहीं देते हैं। हमारा व्यू ये रहता है कि जब भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करें तो वैल्यू जोन पर हो तभी करें, और स्टॉक को तब एग्जिट करें जब वो अपनी वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया है और ओवर वैल्यूड टेरिटरी पर चल गया है, या फिर ज़्यादा रिटेल के लोग घुस रहे हैं उस स्टॉक को खरीद रहे हैं, उससे पहले ही हम एग्जिट करते हैं। तो हमारा फंडा ये रहता है कि जब आप हमारे पोर्टफोलियो के मेंबर बनेंगे तो आपको हम एक ग्रुप में ऐड करेंगे, और वहाँ पर जब भी एग्जिट का टाइम आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको एग्जिट करना है। और जब भी हम पोर्टफोलियो में कोई नए एडिशन करते हैं तो भी हम उस ग्रुप में अनाउंस करते हैं, और क्वार्टर में एक बार हम जूम कॉल भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें। सर, जैसा कि आज मार्केट रेड में बंद हुआ है, तो क्या फिर एक बार मार्केट गिरने को है तैयार? देखिए, क्या यहाँ से मार्केट वापस से गिरना शुरू कर देंगे? तो मैं इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ मार्केट के मूव से। मैं डेटा देखता हूँ कि डेटा में क्या दिख रहा है, और डेटा में क्या दिख रहा है वो मैं आपके साथ लगातार शेयर भी कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें, जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले के वीडियो में शेयर किया था कि वीकली चार्ट में पहला हमें जाके देखना है कि वहाँ पे क्या दिख रहा है। वहाँ मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था कि अगर वीक एंड पर हमें एक साइजेबल ग्रीन कैंडल वहाँ पर बनता हुआ दिखता है तो ये हमें होप देता है कि ये रैली कंटिन्यू होगी। लेकिन अब आज वीक ख़त्म हो गया और ऐसा नहीं दिखा, कैंडल की जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो फॉलो अप बाइंग है वो नहीं आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि रैली एग्जॉस्ट हो रही है। लेकिन क्या यहाँ से इमीडिएटली मार्केट गिरने लगेगा? देखिए, हमें एक चीज़ को देखना है कि मार्केट इस वक्त हमें ऐसा एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है और फिर ऐसा सडन और फास्ट राइज देखने को मिल रहा है।
अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपको वी शेप्ड में दिख रहा है। जब इस तरीके का पैटर्न बनता है और मार्केट अपने नियरेस्ट हाई के आसपास होता है तो वहाँ पे इनडिसाइसिव जोन पे होता है, वो कंसोलिडेट होता है और अपना डायरेक्शन पता करने की कोशिश करता है। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि करंट सिचुएशन में मार्केट माइंड गेम खेल रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है, बुल्स को भी कंफ्यूज कर रहा है, बेट्स को भी कंफ्यूज कर रहा है। बुल्स को बोल रहा है, डर लग रहा है कि अरे यार यहाँ से फिर से ना गिरावट शुरू हो जाए। बेट्स को पिछली रैली याद है कि मैंने शॉर्ट किया, कहीं यहाँ से वापस से रैली शुरू ना हो जाए। तो दोनों को नर्वस जोन में करके रखा है। और मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि मुझे मैसेजेस लोगों के आते हैं और उससे मुझे अंदाज़ लगता है कि दोनों तरफ के लोग कंफ्यूज हैं कि क्या होने वाला है। तो ये अभी कुछ दिन तक चलेगा, ये इस लेवल के आसपास थोड़ा फड़फड़ाएगा जब तक कि कोई पॉजिटिव और नेगेटिव बड़ा ट्रिगर नहीं आता है। मार्केट अपना डायरेक्शन नहीं पकड़ेगा। और वो बड़ा इवेंट क्या है? वो बड़ा इवेंट है जो अप्रैल 2, 3 के जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स हैं, वो बड़ा इवेंट है। तो इसलिए मार्केट इस वक्त थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में है। अब जरा डेटा को देखते हैं, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो आज निफ्टी फ्यूचर का डेटा में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आज फिर करीब 4,500 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, मार्केट गिरा है। अगर हम फ्यूचर के प्रीमियम्स को देखेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, कम हुआ है। पिछले कई दिनों से अगर हम देखें तो निफ्टी फ्यूचर के जो प्रीमियम्स हैं वो 150 to 180 के बीच में चल रहे हैं। आज का प्रीमियम में काफ़ी ड्रॉप हुआ है, 124 पॉइंट्स का प्रीमियम हुआ है। तो ये क्लियरली हमें दिखा रहा है जो डिक्लाइनिंग प्रीमियम्स हैं ये हमें इशारा कर रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ऐड की जा रही। सिर्फ फ्यूचर्स का मार्केट ही नहीं, अगर आप ऑप्शंस के मार्केट में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी लगातार पुट कॉल रेशियोज में ड्रॉप देखने को मिल रहा है। आज पुट कॉल रेशियो 1 से नीचे आ गया है 0.92। पिछले कई दिनों से पुट कॉल रेशियोज गिर रहे हैं। तो ये सारा डेटा हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त पोजीशंस को बनाया जा रहा है। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो मार्केट के मूवर्स होते हैं, वो पहले पोजीशंस को बनाते हैं। जितनी पोजीशंस उनको बिल्ड करनी होती है पहले वो बिल्ड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो उनको लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी रहती है। और जब वो पोजीशंस बना लेते हैं देन दे मेक द नेक्स्ट मूव। दूसरी तरफ अगर आप FIIs के इंडेक्स की पोजीशंस को देखें तो वहाँ पे अलग ही कहानी देखने को मिल रही है। लगातार वो अपनी इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशंस को कट कर रहे हैं। क्या वो पोजीशंस निफ्टी की है, क्या वो पोजीशंस बैंक निफ्टी की है, इस वक्त ये कहना मुश्किल है। हमारे पास उसको लिए कोई सपोर्टिंग डेटा नहीं है, लेकिन वहाँ पर पोजीशंस को वो कट कर रहे हैं। कट करके पैसे को कहाँ ले जा रहे हैं ये कहना मुश्किल है। तो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट इस वक्त कहाँ जा रहा है, तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि यहाँ से नीचे 23,400 के आसपास जो एक गैप बना हुआ है, यही गैप आपका लास्ट होप है। और जब ये गैप कन्विंसिंगली ये तोड़ देगा तभी हम ये कह सकते हैं या उम्मीद लगा सकते हैं कि वापस से गिरावट रिज्यूम होगी। और अगर यहाँ से वापस वो न्यू हाईज को टच कर लेता है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हमें नेक्स्ट लेग की रैली देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूँ, अगला ट्रिगर हमारा जो है वो अप्रैल 2 का डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का ट्रिगर है।